मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर मिलता है और वो उस नौकरी करने के लिए सीधा दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जब वो अपना इंटरव्यू देने के लिए लाइन में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक चपरासी आता है और आकर कहता है, मैडम आप चाय लेंगी क्या या कॉफ़ी लेंगी? वो लड़की उसकी तरफ देखती है और देखकर कहती है कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, चाय पीते हो या कॉफ़ी? वो लड़की उस चपरासी से बोलती है कि तुम जो अच्छा बना सको तुम मेरे लिए वो लेकर आओ। वो कहता है कि मैडम आपको जो पसंद है आप मुझे वो बताइए, मैं वो ही अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। और ये बात बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो चाय लेकर आता है तो लड़की को, जो कि लाइन में लगी हुई थी, वो सीट पर बैठी हुई थी, वो उसको चाय दे देता है और वहाँ से निकल जाता है। इसी दरमियान जो था इंटरव्यू लोगों के चल रहे थे, वहाँ पर उसका नंबर अभी आया नहीं था। वो धीरे धीरे करके चाय को पी रही थी और अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी बारी का नंबर आने वाला था, चाय खत्म होती है और वो बैठे बैठे उसी चेयर पर सो जाती है। उसको पता ही नहीं चला कि कई घंटे बीत जाते हैं, लगभग 12 से 15 घंटे। वह लड़की वहाँ पर बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो एक बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें जो खुली हुई थी, थोड़ी खुली हुई थी और थोड़ा देख पा रही थी, उसे सामने एक बुजुर्ग सा व्यक्ति दिखता है। उसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था और वो बुजुर्ग व्यक्ति उसके साथ, उसके शरीर के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसका विरोध कर सके। उसके जुबान में इतनी जान नहीं थी कि वह कुछ आवाज़ भी निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ मिलाकर दी गई थी जिससे उसके शरीर की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुकी थी। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि बुजुर्ग आदमी वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद एक और व्यक्ति वहाँ पर आता है। उसके बाद फिर दूसरा जाता है, फिर दूसरा वहाँ पर आ जाता है और इस तरह से लगातार लोगों के आने का जाने का सिलसिला जारी था। लगभग 15 लोगों तक तो उसने गिनती की, लेकिन उसके बाद वो गिनती करना भूल गई। जब उसे पूरी तरह होश आता है तो वो पानी मांगती है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है। वो खाना मांगती है, लेकिन उसे खाना भी नहीं मिलता है। वो कहती है कि कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, लेकिन कपड़े भी उसे नहीं दिए जाते हैं। उसको मिलती है तो केवल मार। उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। जो भी वह मांगती उसे नहीं दिया जाता। जब भी वह मुंह खोलती थी तो उसकी बार बार पिटाई होती थी। अब यहाँ से निकलने की उसने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन 24 घंटे किसी न किसी की नज़र उस पर बनी हुई थी। परंतु जब वो यहाँ से बाहर निकली तो इस बात की गूंज पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही नहीं बल्कि उसके लगने वाले आसपास के जो भी प्रदेश थे वहाँ तक पहुँच गई। यही नहीं, जिस प्रदेश की वो लड़की थी उस प्रदेश के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार आज फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक थाना लगता है कमला मार्केट, और इसी कमला मार्केट इलाके का एक जगह है जीबी रोड। इसी का एक कोठा है, कोठा नंबर 68। जी हाँ, 68 नंबर। दरअसल यहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था, जो कि दिल्ली के करोल बाग में रहता था। वह
वहाँ से एक फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिलाकर कहता है कि हेलो सुनो, मैं तुम्हें अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मैं बात तुमसे बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। और पूछता है उस सामने वाले आदमी से कि क्या तुम रानी के भाई हो? वह लड़का कहता है कि हाँ, मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ, पर तुम कौन बोल रहे हो? वह कहता है कि मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बता सकता, हाँ बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने यह मैसेज भेजा है। वो पूछता है कि तुम मेरी बहन से को कैसे जानते हो? तो वो कहता है कि मैं लगभग 3-4 बार उससे मिलकर आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वह व्यक्ति इतना कहने के बाद अपना फ़ोन काट देता है। और उसने ये जो फ़ोन था उसने अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में किया था। जैसे ही वह लड़का अपनी बहन के बारे में बातें सुन रहा था, वह रोते हुए सुबकते हुए अपने माँ बाप के पास पहुँचता है और अपने माँ बाप को पूरी अपनी बहन की जो उसे जानकारी मिली थी वो खबर बताता है और बोलता है कि मुझे अभी दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दो। वो लड़का वहाँ से सीधा दिल्ली के लिए निकलता है। दिल्ली जाने के बाद जिस नंबर से फ़ोन आया था वो उसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है कि बस एक बार मेरी बहन की मेरे से मुलाकात करा दो। करोल बाग में रहने वाला वो लड़का उसे अपने पास बुलाता है। अपने पास बुलाने के बाद उसे जब बातचीत होती है उन दोनों की, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति जिसने फ़ोन किया था वो भी कलकत्ता का ही रहने वाला है और जो भाई, लड़की का जो भाई था वो भी कोलकाता का रहने वाला था। अब इसके बाद यहाँ पर उन दोनों में सीधी बातचीत होती है। बातचीत के बाद वो कहता है कि जो भी कदम उठाओ बहुत सोच समझ कर उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारी बहन भी इस जंजाल में पूरी ज़िंदगी फंस जाए और उसकी ज़िंदगी को कोई खतरा आ जाए। इसीलिए कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना अच्छे से, और इसके साथ ही तुम्हारी ज़िंदगी भी इसमें खतरे में पड़ सकती है। भाई बहुत देर तक सोचता है और सोचने के बाद विचार करता है और कहता है कि मुझे अब उस कोठे पर जाना है। वो उस 68 नंबर के कोठे पर जाना की इच्छा प्रकट करता है। वहाँ पर वो जो दूसरा लड़का था वो उसे वहाँ पर ले जाता है और उस कोठे पर ले जा करके छोड़ देता है और अपना आप नीचे आ जाता है। वहाँ पर जो लड़कियाँ थीं, महिलाएं थीं, वो सब वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त थीं, वो सब धंधा करती थीं। उन लड़कियों को पास जाने के लिए एक मैनेजर होता है और वो मैनेजर ग्राहक और उन लड़कियों में कॉन्टैक्ट कराता है और पैसे की जो बात होती है उसको करता है। लड़की का भाई होता है, वो कोठे पहुँचता है, मैनेजर से बात करता है और बोलता है कि मुझे एक लड़की चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में जो चल रहा था यदि वो वहाँ उसे बता देता तो निश्चित सी बात है कि उसकी जान के लिए खतरा होता और उसको वहाँ पर उसकी बहन को भी खतरा हो सकता था। मैनेजर उसके कहने पर एक एक करके लड़कियों को सामने लाता है। वो बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर लाकर खड़ी कर दी गई थी, वो उनको रिजेक्ट कर देता है, परंतु तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जो एक कोने में खड़ी हुई थी, चुपचाप थी बिल्कुल। वो उसे देखता है और उससे मुलाकात करने के लिए बोलता है। वो जिस लड़की की डिमांड करता है वो उसकी बहन थी। मैनेजर बताता है कि ये तो पहले से ही किसी एक ग्राहक के साथ है, थोड़ी देर बाद तुम्हारी से मुलाकात होगी। लड़का कहता है कि अगर ऐसी बात है, यदि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो मैं इसका इंतज़ार करूँगा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वह बैठकर वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वहाँ की मैनेजर आती है। वह कहती है कि इसके रेट ज़्यादा लगेंगे क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वह कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। जब वह खाली होगी तब मैं इसके साथ बातचीत करूँगा और इसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है, एक ग्राहक बाहर निकलता है और उसकी बहन जब बाहर निकल के आती है
और अपने भाई को देखती है। उन दोनों का आमना सामना होता है। उसकी बहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं देख करके। वो बोलना कुछ चाह रही थी, परंतु वहाँ का जो माहौल था उसको देखकर वो बोल नहीं पाई। आंखों ही आंखों में उन दोनों की बातें हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसकी बहन को कि करे तो क्या करे। भाई ने तुरंत उसे इशारा किया और कुछ ना कहने की बात कही। और उसे देखते ही उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए बोला। लड़की सीधा अपने कमरे में वापस जाती है और जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं वह लड़का उसके साथ चला जाता है और दोनों भाई बहन आपस में एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते हैं। वो फूट फूट कर रो रहे थे, परंतु उनकी आवाज़ें बाहर तक ना जाएं, इसलिए दोनों ने एक दूसरे का मुंह भी बंद कर दिया था। क्योंकि यदि उनकी दोनों की आवाज़ें बाहर चली जाती तो निश्चित रूप से कुछ घटना ऐसी हो सकती थी जो उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकती थी। वो एक निर्धारित समय सीमा थी, जो कि एक समय दिया जाता है कि आपको इतने समय के अंदर बाहर आना है। इतना समय उनका बीत जाता है। इतनी ही देर में बाहर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आने लगती है। बाहर से आवाज़ आती है कि तुम यदि जल्दी बाहर निकलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम यदि बाहर नहीं निकले तो तुमसे दुगना चार्ज वसूल किया जाएगा। वह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पैसे एक्स्ट्रा दूंगा, पर मुझे अभी और समय दो। वहाँ की जो मैनेजर थी वो उसे डबल चार्ज की बात करती है। लड़का इसके लिए तैयार हो जाता है और बोलता है जितने पैसे तुम चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे कुछ वक्त और बिताने दो। उसकी बहन उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। उसका भाई रोने लगता है, बहन भी रोने लगती है। दरअसल वह बताती है कि कलकत्ता की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जब वह काम कर रही थी तो उसी कंपनी में उसकी एक दोस्त बनती है, ज्योत्सना। वह ज्योत्सना से दोस्ती करती है। ज्योत्सना उसके सामने एक दिन आकर रोने लगती है और कहती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, आज मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफ़र मिला है, लेकिन मेरे माता पिता जो हैं, मेरे परिवार वाले लोग हैं, मेरे घर वाले जो लोग हैं, मुझे उस नौकरी के लिए जाने नहीं देना चाहते। आखिर मैं क्या करूं? रानी को जब इस बात का पता चल रहा था तो वह कहती है कि यहाँ तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? तो ज्योत्सना बताती है कि उसको यहाँ लगभग 35 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, परंतु यदि जिस नौकरी का उसे ऑफ़र मिला है यदि वो वहाँ चली जाती है तो उसको लगभग 1 लाख रुपया मिलेगा और 1 लाख रुपये से वो उस नौकरी में शुरुआत कर सकती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसा भी बढ़ेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। रानी जब ज्योत्सना की बात सुन रही थी तो उसे लगा कि क्यों ना ये नौकरी उसे मिल जाए, और यदि ये नौकरी उसे मिल जाती है तो वह अपने परिवार का बहुत अच्छे से देखभाल कर सकेगी, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ तो उसे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तभी ज्योत्सना ने उससे कहा, ठीक है, इस ऑफ़र को यदि तुम लेना चाहो तो तुम ले सकती हो, तुम वहाँ जाकर ये नौकरी कर सकती हो और अपने परिवार को इस बात के बारे में बताओ और मनाने की कोशिश करो। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो घर से साथ में खाना पीना सब एक साथ खाती थी, लाती थी, चाय पानी सब एक साथ करती थी, बाहर घूमना सब दोनों के बिल्कुल एक अच्छी दोस्त वो बन चुकी थी। और ज्योत्सना उससे कहती है कि 10 जून 2019 को फला फला जगह पर दिल्ली में इंटरव्यू होगा और एक लड़का रमज़ान है जो तुम्हें वहाँ पर दिल्ली लेकर चला जाएगा, तुम उसके साथ चली जाना। और जब वह दिल्ली पहुँचती है तो वहाँ पर दिल्ली में जाने के बाद वो एक इंटरव्यू की लाइन में लगती है। इंटरव्यू होने के बाद इंटरव्यू तो उसका नहीं होता, परंतु उससे पहले ही वो चाय पीती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वह पहली बार इस कोठे पर आती है तो उसको जानकारी भी नहीं थी कि वह यहाँ बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी एक दिन एक ऐसा व्यक्ति आता है जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। उसके आने के बाद उससे वह बातचीत करता है और रानी ने उसको और ग्राहकों से कहीं ज़्यादा उसे तवज्जो दी, क्योंकि रानी भी ये समझ चुकी थी कि ये पश्चिम बंगाल का आदमी है और ये उसकी मदद कर सकता है।
इसलिए उस ग्राहक की आदत बन गई, वह जब भी मौका मिलता था तब भी उससे मिलने के लिए, उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोठा नंबर 68 पर पहुंच जाता था। जब 3-4 बार लगातार वो एक दूसरे से मिले तो बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी रानी उस व्यक्ति से एक डिमांड करती है और बोलती है कि तुम मेरे भाई को फ़ोन करके बोलो कि उसकी बहन यहाँ से फंसी हुई है। पहले तो वह व्यक्ति इस बात के लिए तैयार नहीं होता, परंतु जब वह उसके पाँव पड़ती है, गिड़गिड़ाती है और रोती है उसके सामने, तो वह एक फ़ोन करने के लिए तैयार हो जाता है। पर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर फ़ोन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैंने यहाँ पर यह किया तो ये लोग मुझे मार देंगे और मुझे नुकसान होगा। इसीलिए मैं बाहर जा कर के फ़ोन कर सकता हूँ और तुम्हारे भाई को ये सब बात बता दूंगा। यह बात वो लड़की अपने भाई को सुना रही थी। उसके भाई ने यह बात सुनी और वहाँ से निकल जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। यदि वह पुलिस के पास जाता है तो हो सकता था कि पुलिस उन लोगों से मिली भी हो, इससे उसकी बहन की जान को खतरा हो सकता है। अगले दिन वो फिर ग्राहक बन के जाता है और डिमांड करता है कि मुझे रानी से मिलना है, रानी के पास जाना है। कोठे का जो मैनेजर था वो उसे रानी के पास ले जाता है, क्योंकि वो एक निश्चित पैसा लेते हैं। निश्चित पैसा लेकर के उसकी मुलाकात रानी से कराता है। उसका भाई सीधा रानी से पूछता है कि हम लोग यहाँ से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। वो बताती है कि तुम्हें महिला आयोग के पास जाना होगा, वहाँ एक अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उनसे मुलाकात करनी होगी और वो ही तुम्हारी मदद कर सकती हैं। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद अपनी बहन से पूरी जानकारी ली, यहाँ से निकलता है। और क्योंकि ये लोग अक्सर इन कोठों पर आते जाते रहते हैं और इन महिलाओं की हिफाजत के लिए कोई ना कोई कदम उठाते रहते हैं, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी मुंह से सुन लिया था कि स्वाति मालीवाल बहुत मदद कर सकती हैं। इसीलिए वो यहाँ से सीधा निकलकर DCW यानी कि दिल्ली महिला आयोग में जाता है और वहाँ जाने के बाद अपनी पूरी बात बताता है। उसके बाद उसकी DCPW यानी दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन की सदस्य से एक मुलाकात होती है। वो वहाँ की एक मेंबर थी, उसका नाम किरण नेगी था। किरण नेगी स्वाति मालीवाल को बताती है कि कोई लड़का है जो अपनी बहन की पूरी कहानी बयां कर रहा है और उसने ऐसे ऐसे में बताया है, वो वहाँ उस कोठे पर होकर आया है। स्वाति मालीवाल उसकी पूरी कहानी सुनती है। कहानी सुनने के बाद वो DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मंजीत सिंह रंधावा को फ़ोन करती है। उनसे कहती है कि सर मुझे आपकी एक मदद चाहिए, और एक लड़का है इस तरह से वो एक कोठे पर अपनी बहन से मिलकर आया है। उसकी बहन यहाँ नौकरी के लिए आई हुई थी, वो वहाँ पर फंस चुकी है। कोठे पर रेड डाली जाती है। इसके लिए पहले से ही पूरी एक प्लानिंग तैयार की जाती है। उसके भाई को दोबारा से उस कोठे पर भेजा जाता है और उसे बोला जाता है कि जब तक हम बाहर से ना आ जाएं तब तक तुम अपनी बहन के साथ से बाहर मत आना। वो वहाँ पर कोठे पर जाता है और अपनी बहन से मिलने की बात करता है। वो वहाँ का मैनेजर उसको दोबारा से उसकी बहन से मिलवाता है। इधर से स्वाति मालीवाल और एक पूरी पुलिस की टीम 9 अगस्त को कोठे पर रेड डालती है। कोठे पर जब रेड डालती है तो वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, परंतु उसका जो भाई था लड़की का, वो अपनी बहन के साथ अंदर से बाहर नहीं आता है। बाहर से उसके भाई पर फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन पिक करता है और कोठे की जानकारी, उसकी बहन की जानकारी जो वहाँ होती है, पुलिस वालों को मिलती है। इसी के आधार पर वहाँ से उसकी बहन को बरामद किया जाता है और वहाँ से निकाला जाता है। जब ये कहानी पूरे सुबह सुबह अखबारों में चली, सोशल मीडिया पर फैली, लोगों को पता चला, लोगों ने इस कहानी ने लोगों को बहुत हैरत में डाला। इसके साथ ही इस स्टोरी में एक चीज़ सीखने को मिली, वो ये कि यदि आप बाहर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आप पहले उस चीज़ को वेरीफाई कर लें, क्लोजली वेरीफाई कर लें कि कहीं आप उस नौकरी के चक्कर में अपनी आप को कहीं फंसा तो नहीं रहे हैं। क्योंकि इस तरह के मामलों में आजकल बहुत हो रहे हैं कि बाहर से लड़कियों को ला करके नौकरी के बहाने उन्हें कोठों पर बेच दिया जाता है और जिस्म फरोशी कराई जाती है। इस मामले में एक भाई ने अपनी धैर्य हिम्मत का परिचय देकर अपनी बहन को बचाया। इसीलिए ज़रूरत है सतर्क रहने की, सावधान रहने की, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना। फिर मिलूंगा किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।